नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस अभ्यास प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं। ये कक्षा 10वीं की मिड टर्म की परीक्षा से संबंधित है। इससे आप अभ्यास कर सकते हैं। डीबीएससी बोर्ड के द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसमें से यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। इससे आपको पता लग जाएगा पेपर कैसा आता है, पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे संबंधित और भी अभ्यास प्रश्न पत्र मैंने चैनल की प्लेलिस्ट पर डाले हुए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो उनसे भी अभ्यास कर सकते हैं। डीबीएससी बोर्ड के अंतर्गत आप 9वीं कक्षा की परीक्षाएं दे चुके हैं तो आपको पेपर का पैटर्न का अंदाजा लग गया होगा। बिल्कुल वैसा ही पैटर्न कक्षा 10वीं में आता है, बस पाठ्यक्रम यहाँ पर अलग होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल आपको 4 खंड मिलते हैं। पहला खंड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 अपठित गद्यांश और 1 अपठित काव्यांश आपको मिलता है। हर एक गद्यांश और काव्यांश से आपको 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं और कुल आपके 15 प्रश्न यहाँ से हो जाते हैं। दूसरा जो आपका खंड होता है वो आपका व्याकरण से संबंधित होता है। व्याकरण के जितने भी टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं तो वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न आपके एमसीक्यू बेस्ड होते हैं और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर आपको लिखित रूप से देने होते हैं। साथ में आपका तीसरा खंड है जो आपकी पाठ्यपुस्तक से संबंधित होता है। तो पाठ्यपुस्तक में 3 इकाई आप पढ़ते हैं मिड टर्म की परीक्षा के लिए और वहाँ से जो 6 पाठ आपके बनते हैं वहाँ से यहाँ 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ में आपका चौथा खंड होता है जो रचनात्मक लेखन से संबंधित होता है, व्याकरण से संबंधित होता है और इसके जो टॉपिक आपको मिड टर्म के पाठ्यक्रम में दिए जाते हैं तो वहीं से यहाँ पर 3 सवाल पूछे जाते हैं। तो ये आपको लिखित तौर पर इनके उत्तर देने होते हैं। यहाँ पर शब्द सीमा भी बताई जाती है कि कितने शब्दों के बीच में आपने अपना उत्तर देना है। ये पूरा हमारा पेपर का पैटर्न है। आइए अब इसको विस्तार से हल कर लेते हैं। पहला जो खंड है उसमें अपठित गद्यांश और काव्यांश आता है। तो ये ऑन द स्पॉट ही आपको मिलता है। कहाँ से पूछा जाता है इसका कोई अंदाजा नहीं होता है, क्योंकि पहले आपका पढ़ा हुआ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो उसी समय पेपर में आपको पढ़कर, समझकर और इसके प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो यहाँ पर पहला आप गद्यांश देख सकते हैं। हमेशा अपठित गद्यांश को भी मैं अच्छे से पढ़ती हूँ और उसके बाद उसके प्रश्नों को हल करवाती हूँ, लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे। बहुत समय लग जाता है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और ज़रूरी नहीं पेपर में यही गद्यांश आने वाला है। तो कोई भी आएगा तो ऑन द स्पॉट आपको पढ़कर समझकर उत्तर देने होते हैं। तो आप वीडियो को रोक कर इसे पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। मैं सीधा प्रश्नों के ऊपर आ जाती हूँ। तो अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद आप यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं। 3 प्रश्न आपके एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, समय के साथ साथ और क्या बदलता है। तो आप गद्यांश को दोबारा से पढ़ लीजिएगा और गद्यांश के हिसाब से उत्तर है व्यवहार और तौर तरीके भी समय के साथ साथ क्या होते हैं, बदलते हैं। कौन से तत्व आज भी हमारे भीतर कुंडली मारे बैठे हुए हैं, यानी कि बिल्कुल हमारे अंदर मौजूद हैं। तो जीवन को भ्रष्ट मार्ग पर यानी कि गलत मार्ग पर ले जाने वाले जो नकारात्मक तत्व हैं वो आज भी हमारे अंदर हैं, उनको हमें दूर करने की आवश्यकता है। गद्यांश के अनुसार जीवन को सार्थकता कैसे प्रदान की जा सकती है। तो गद्यांश के अनुसार प्रवाह के विपरीत चलने में संघर्ष करके ही हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। क्योंकि जो प्रवाह होता है, पानी का जो बहाव होता है, उसके साथ तो हर व्यक्ति चल लेता है, लेकिन अगर हमें कुछ नया करना है, अच्छा करना है, सार्थक करना है तो हमें फिर उसके विपरीत चलना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो सारे उत्तर आपको समझ में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको पेपर में जगह दी हुई होती है लिखने के लिए और इनके उत्तर आपको 40 से 50 शब्दों में लिखने होते हैं। हमारी अंतरात्मा हमें क्या सिखाती है। तो जैसे ही आप गद्यांश पढ़ेंगे तो पहली ही पंक्ति में लिखा हुआ है कि हमारी जो अंतः प्रज्ञा होती है यानी कि अंतरात्मा होती है वो हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए सक्षम होती है। बस हमें उसको पहचानने की आवश्यकता होती है कि हमारी अंतरात्मा हमसे क्या कहना चाहती है। हमें अपने रहने के तौर तरीके बदलने होते हैं। अगर हम अपने मन को समझना शुरू कर देते हैं और मन पर नियंत्रण पा लेते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का हल हमारी जो अंतरात्मा है वो कर देती है। भारत को खुशहाल कैसे बनाया जा सकता है, गद्यांश की अंतिम पंक्तियों में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। अगर हम भारत को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो हमें इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली का विकास करना पड़ेगा जो लोगों के मन से छल कपट को दूर करे। साथ में हमारे परिवार, समाज और देश का भला चाहने की जो इच्छा है वो हमारे मन में होनी चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, भारत को खुशहाल बना सकते हैं। बाकी आप अपने विचारों को जोड़कर इनके उत्तर लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा गद्यांश दिया गया है। इसको भी वीडियो को रोक कर आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने में काफ़ी समय लग जाता है तो इस बार मैं इसे नहीं पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काठमांडू की बात की गई है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। लेखक यहाँ पर काठमांडू के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन लिखते लिखते उनके हाथ कांपने लगते हैं क्योंकि 25 अप्रैल का जो दिन है वो उन्हें याद आ जाता है जब यहाँ पर बहुत ही भयानक भूकंप आया था और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था।
तो यहाँ पर जो प्रश्न है हम देख लेते हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। काठमांडू पर लिखने के लिए लेखक की उंगलियां क्यों कांप रही थी? क्यों कांप रही थी? क्योंकि नेपाल में जो भूकंप आया था 25 अप्रैल को, आपने भी सुना होगा खबरों के माध्यम से, तो उसके बारे में याद करके उनकी उंगलियां कांपने लगती है क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। स्तंभ का अर्थ क्या होता है? तो स्तंभ का अर्थ अगर आप गद्यांश नहीं भी पढ़ते हैं तो वैसे भी आपको पता होगा, खंबा। स्तंभ क्या होता है? खंबा। फेरी वाले और बांसुरी वादक के लिए लेखक क्यों दुखी हो जाता है? क्योंकि जो फेरी लगाने वाले हैं, जो बांसुरी बजाने वाले हैं, उनके लिए लेखक इसलिए दुखी हो जाता है क्योंकि भूकंप में वे भी नहीं बचे होंगे, उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ होगा। पहाड़ी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था के फलने फूलने में वहां की महिलाओं का बड़ा योगदान होता है। गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। पहाड़ी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान होता है जितना पुरुषों का होता है। घर परिवार की पूरी जिम्मेदारी महिलाएं उठाती हैं और यहाँ की गांव की जो महिलाएं होती हैं वो खेती बाड़ी में हाथ बटाती हैं। शहर की महिलाएं व्यवसाय संभालती हैं। जो पुरुष होते हैं वो मैदानी इलाकों में काम करने के लिए चले जाते हैं और इस प्रकार से पूरा का पूरा जो व्यवसाय है वो महिलाएं भी संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिलाएं भी बड़ी कुशलता के साथ व्यवसायिक दाव पेचों को सीखती है और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो गद्यांश जब आप पढ़ेंगे तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। उपर्युक्त गद्यांश के लिए क्या उचित शीर्षक होगा? तो इनके नाम क्या देना चाहेंगे? तो हम दे सकते हैं पहाड़ी जीवन का संघर्ष या पहाड़ी लोगों का जीवन, प्राकृतिक आपदा का प्रभाव। कोई भी शीर्षक आप दे सकते हैं, लेकिन शीर्षक के बारे में सोचते समय ये ध्यान रखना है कि गद्यांश की सारी बातें उसके अंदर आई हो और आपने जो उत्तर दिया है उसके लिए आपको बताना भी है कि आपको ये नाम क्यों उचित लगा। तो इस प्रकार से 2 आपके अपठित गद्यांश दिए गए थे। यहाँ से कुल 10 प्रश्न बन जाते हैं और यहाँ पर आप कविता की पंक्तियाँ देख सकते हैं। तो कविता की पंक्तियों को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि इनके भाव जो होते हैं वो गहरे होते हैं। तो ये कविता मैंने पढ़ी हुई है, आपने नहीं पढ़ी होगी तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। कीर्ति चौधरी जी की ये कविता है, एक सुनहरी किरण उसे भी दे दो। तो आइए जल्दी से इसे पढ़ लेते हैं। एक सुनहरी किरण उसे भी दे दो, भटक रहा जो अंधियाली के वन में। यानी कि एक ऐसे व्यक्ति को एक सुनहरी किरण यानी कि आशा की किरण यानी कि एक उम्मीद देने की बात की गई है, जो अंधियारे में भटक रहा है, जंगल में भटक रहा है, जिसको अपने जीवन की राह नहीं मिल रही है, लेकिन जिसके मन में अभी शेष है चलने की अभिलाषा। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा है, पूरी तरह से हिम्मत नहीं हारा है। वो जंगल में भटक तो गया है लेकिन फिर भी उसका मन चलने के लिए, अभी भी आगे बढ़ने के लिए अभी भी प्रेरित है। तो उसको एक उम्मीद की किरण देने की आवश्यकता है ताकि वो अपनी इस भटकती हुई यात्रा में सही दिशा की ओर बढ़ सके। एक सुनहरी किरण उसे भी दे दो, मौन कर्म में निरत। निरत क्या होता है? लगा हुआ। बद्ध पिंजर में व्याकुल, बद्ध पिंजर में व्याकुल। और एक सुनहरी किरण, आशा की किरण, उस व्यक्ति को भी देने की बात की गई है जो मौन है, जो अपनी मन की भावनाएं अभिव्यक्त नहीं कर पाता, जो अपने काम में पूरी तरह से डूबा हुआ है, जो संघर्ष कर रहा है, जिसके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए जा रहे हैं लेकिन वो अपने मन की पीड़ा को नहीं बता पाता। और जो पिंजरे में बंद है, व्याकुल है, बेचैन है, यानी कि जिसकी आज़ादी नहीं है, जिसकी आज़ादी छीन ली गई है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना है? भूल गया जो दुख जतलाने वाली भाषा। वो अपने दुख को जता नहीं सकता है, अंदर ही अंदर घुटता रहता है। ऐसी कोई भाषा उसके पास नहीं बची है, यानी कि उसको इस तरह के जीवन जीने की आदत पड़ गई है। उसको भी वाणी के कुछ क्षण दे दो, यानी कि उसको भी वाणी प्रदान कर दो, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तुम जो सजा रहे हो ऊंची फुनगी पर के उधर, ऊंची फुनगी पर के उधरमुखी, उधरमुखी यानी कि ऊपर की ओर मुख किए हुए, नव यानी कि नवीन, पल्लव यानी कि पत्ते। तो फुनगी क्या होता है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में आपने देखा होगा, बस सपनों में देख रहे हैं फुनगी पर के झूले। तो कोई भी जो पेड़ होता है उसकी जो सबसे ऊंची टहनी यानी कि सबसे आखिरी जो टहनी होती है, आप देखेंगे धीरे धीरे करके यहाँ पर, और जो ये पत्तियाँ होती हैं, जो नए नए पत्ते आते हैं बिल्कुल अंतिम भाग में, वो बहुत ही कोमल होते हैं। तो ये जो यहाँ से जो टहनी होती है वो थोड़ी मोटी होती है, मजबूत होती है, लेकिन जब आगे के भाग में आ जाती है तो बहुत ही कोमल होती है। तो जो आगे का जो हिस्सा होता है, कोमल हिस्सा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फुनगी। आभा की किरणें तुम जो जगा रहे हो, आभा क्या होता है? प्रकाश। दल के दल कमलों की आंखों के सब सोए सपने तुम जो बिखराते हो भू पर। दल क्या होता है? जो पत्तियां होती हैं, कमल के फूलों के नीचे जो पत्तियां होती हैं, तो उनकी आंखों में जो सोए हुए सपने हैं वो बिखरा रहे हो, जमीन के ऊपर बिखरा रहे हो। राशि राशि सोना पथ को उद्भासित करने, उद्भासित करने का मतलब क्या होता है? प्रकाशित करना। एक किरण से उसका भी माथा उद्भाषित कर दो, यानी कि एक आशा की किरण उसको भी दे दो, उसके माथे को भी उद्भाषित कर दो, यानी कि उसके जीवन में रोशनी भर दो। एक स्वप्न उसके भी सोए मन में जागृत कर दो, एक सुनहरी किरण उसे भी दे दो।
यानी कि ऐसे लोगों को एक आशा की किरण देने का प्रयास किया जा रहा है, एक मदद करने का प्रयास किया जा रहा है, एक साथ देने की बात की जा रही है। कहीं ना कहीं जो कविता का सीधा अर्थ होता है उससे छिपा हुआ अर्थ बहुत गहरा होता है और वही हमें समझने का प्रयास करना है। तो जो लोग कहीं भटक गए हैं, जिन लोगों के मन में थोड़ी सी उम्मीद बाकी है, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। जो लोग शोषित हैं, जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, उनको वाणी प्रदान करने की बात की गई है। और जो लोग कहीं ना कहीं अपनी आज़ादी को खो चुके हैं, उनको आज़ादी देने की बात की गई है। जो लोग बेसहारा हैं, उनको सहारा बनने की बात की गई है, उनके जीवन को प्रकाशित करने की बात की गई है। तो ये पूरी कविता समझने के बाद, क्योंकि ऑन द स्पॉट ही आपको समझनी पड़ेगी, प्रश्न आप देख सकते हैं। संघर्ष में जीवन जीने वाले व्यक्ति के मन में कवि किसका संचार करना चाहता है? तो नवीन आशा का, एक नई उम्मीद का। फुनगी शब्द का क्या अर्थ होता है? तो फुनगी अभी हम बात कर रहे थे, पेड़ की जो सबसे ऊंची और सबसे आगे का हिस्सा होता है जो कोमल होता है। तो पेड़ की सबसे ऊंची डाली हम कह सकते हैं, पेड़ की सबसे मोटी टहनी ऐसा नहीं है, नई व कोमल कलियां। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, पेड़ पर लगने वाला फूल, तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, नई व कोमल कलियाँ। लेकिन कली क्या होती है? फूल की होती है। और फूल की जो कली है वो कहाँ पर लगती है? बिल्कुल टहनी के आगे वाले हिस्से पर लगती है। तो ये जो उत्तर है ये हो सकता था, लेकिन ये अधूरा है। तो सबसे सही उत्तर क्या होगा? तीसरा। नई व कोमल जो कलियाँ होती हैं उनको क्या कहते हैं? फुनगी कहते हैं। एक किरण से उसका भी माथा उद्भाषित कर दो। उद्भाषित करना है नहीं, प्रकाशित करना। तो किसके माथे को प्रकाशित करने की बात की गई है? तो माथे पर तिलक लगाना ऐसा नहीं है, अंधेरे स्थान पर रोशनी फैलाना ऐसा भी नहीं है, गुलाम को आज़ाद करवाना ऐसा भी नहीं है, बल्कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, तो जो जिनके पास साधन हैं, तो वो क्या करें? निम्न वर्ग के लोगों की मदद करें, तो उनके जीवन को सुविधाओं से भरें। कवि एक सुनहरी किरण किसे देने की बात कर रहा है? तो कवि ने कविता की पंक्तियों में बहुत सारे लोगों को सुनहरी किरण देने की बात की गई है, जो अंधेरे में भटक गया है, जो अपनी राह से भटक गया है, जो चुपचाप अपने काम में लगा हुआ है, जिसकी अपनी कोई आज़ादी नहीं है, उन सभी को एक सुनहरी किरण देने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम ये पूरा लिख सकते हैं। मौन होकर कर्म में लीन व्यक्तियों को वाणी देना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो काम होते हैं, तो काम में अगर शोषण किया जाता है, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है, तो ये भी एक तरह का अत्याचार है। और इसी में अगर व्यक्ति चुपचाप अपने अत्याचार को सहन करता हुआ मौन होकर कर्म में लगा हुआ होता है, तो ऐसे व्यक्तियों की आवाज़ बनना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं समाज में बहुत सारी क्रांतियाँ आई हैं। पहले मजदूरों को इतने अधिकार नहीं दिए जाते थे, बेगार प्रथा होती थी, लेकिन जब उनको आवाज़ मिली, जब उनकी ज़रूरतों को समझा गया, उनके अधिकारों को समझा गया, तो आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है शोषण के खिलाफ। तो इसीलिए क्या कहा गया है? मौन होकर कर्म में जो लगे हुए हैं, लेकिन उनके साथ जो गलत किया जा रहा है, तो उनको वाणी देने की आवश्यकता है। क्योंकि जब वो आवाज़ उठाएंगे तभी उनको उनके अधिकार मिल पाएंगे, तभी उनके साथ न्याय हो पाएगा। पेपर में हर बार नए गद्यांश और पद्यांश आते हैं, तो उसी समय आपको पढ़कर समझकर उत्तर देने होते हैं और आप ये अच्छे से कर भी लेते हैं। दूसरा खंड आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये व्याकरण से संबंधित है और 16 से लेकर 20 जो प्रश्न पूछे गए हैं वो MCQ बेस्ड है। तो यहाँ पर आपने सही का निशान लगाना है। ये देखो निर्देश आपको दिए गए हैं, जो उत्तर सही है उसके आगे सही का निशान लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, रस से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो तत्सम रूप यानी कि जो संस्कृत भाषा का शब्द है, तो सांवला जो होता है, संस्कृत में सांवले को क्या कहते हैं? श्याम कहते हैं, यानी कि श्याम तत्सम है और इसका तद्भव रूप क्या है? सांवला। सींग क्या होता है? संस्कृत में श्रृंग। श्रृंग हमारा किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सींग के लिए, तो ये तत्सम है। और सावन जो होता है, इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? श्रावण कहते हैं। तो आप देख सकते हैं तीनों शब्द आपके क्या हैं? ये तीनों शब्द तद्भव हैं और इनके तत्सम रूप यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। और शिक्षा जो है ये संस्कृत का शब्द है, यानी कि तत्सम है। तो सही उत्तर आपका कौन सा होगा? शिक्षा। तो ध्यान से आपने पढ़ना है और इस तरीके से आप इसको क्या लगा देंगे? सही का निशान। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सही का निशान मान लीजिए, इसको आप यहाँ पर देख लीजिए, कई बार बच्चे सही का निशान बहुत ही कंफ्यूजिंग लगाते हैं, बीच में लगा देते हैं, समझ ही नहीं आता किसके ऊपर लगाया हुआ है। तो इसको थोड़ा स्पष्ट करके आपको लगाने की ज़रूरत है। निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो ऊपर आपने तत्सम बताना था, यहाँ पर तद्भव बताना है। तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो थोड़े से बदलाव के बाद हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो क्षत्रिय जो होता है वो संस्कृत का है, यानी कि तत्सम है। गौ में क्या होता है? गौ में भी संस्कृत का है और हिंदी में तद्भव में क्या कहते हैं? इसे गोबर कहते हैं। और यहाँ पर आपने क्या करना है? तद्भव का चयन करना है। अमीय क्या होता है? ये आपका तद्भव है।
अमीय शब्द जो होता है तद्भव होता है, इसका तत्सम क्या होता है? अमृत होता है। संस्कृत में क्या कहते हैं? अमृत कहते हैं, और अमीय यहाँ पर तद्भव रूप है, तो यही आपका सही उत्तर है। हृदय क्या होता है? हृदय भी संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है, तो सबसे सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? तद्भव शब्द का चयन करना था, तो अमीय क्या है? तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होता है? अमृत होता है। ऐसे ही क्षत्रिय जो है वो तत्सम है, गौ में भी तत्सम है, और हृदय भी क्या है? तत्सम। किसी शब्द के पूर्व जुड़कर विशेष अर्थ प्रदान करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पूर्व जुड़कर विशेष अर्थ प्रदान करने वाले जो शब्दांश होते हैं, यहाँ पर शब्द लिखा गया है, उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। तो टाइपिंग एरर आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं? आगे यानी कि पूर्व, पूर्व यानी कि आगे। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूर्व का मतलब क्या होता है। पूर्व का मतलब पहले, पहले यानी कि आगे, और पश्चात यानी कि पीछे। तो बाद में क्या लगते हैं? बाद में प्रत्यय जुड़ते हैं, और पूर्व यानी कि आगे यानी कि पहले उपसर्ग जुड़ते हैं। तो यहाँ पर डी विकल्प सही है। संचारी भावों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जब आप रस पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे संचारी भाव क्या होते हैं। व्यभिचारी भाव भी होते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ऐसे विभाव होते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। अनुभाव जो होते हैं, अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं, और स्थायी भाव जो होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर सीधा सवाल पूछ लिया गया है, संचारी भाव क्या होते हैं? जो कुछ समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, बीच बीच में आते हैं, चले जाते हैं। तो ये हमारे कुल कितने होते हैं? 33, और इनका दूसरा नाम क्या होता है? व्यभिचारी। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं, आपको पढ़ना है और पहचान करनी है कौन सा रस है। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींच कर कोवे, चुगला चुगला कर खाते। शव क्या होता है? मृत शरीर। मृत शरीर है, उसको कौवे क्या कर रहे हैं? नोच नोच कर खा रहे हैं। तो इस तरह का जो दृश्य होता है, इसको पढ़ने के बाद हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है, घृणा के भाव आते हैं। तो घृणा के भाव जहाँ पर होते हैं वहाँ पर कौन सा रस होता है? विभत्स रस होता है। तो जब भी आप रस पढ़ते हैं तो रस किसे कहते हैं, रस के कितने भेद होते हैं, और साथ में हर एक भेद से संबंधित एक एक उदाहरण आपको याद करना है, क्योंकि पेपर में जब परिभाषा पूछी जाती है तो उदाहरण आपको याद होगा, तभी आप लिख पाएंगे। बाकी जो उदाहरण दिए जाते हैं जिसमें पहचान करने के लिए कहा जाता है, तो पहचान करने के लिए आपको थोड़ा अर्थ समझने की ज़रूरत है, उसके भाव को समझने की ज़रूरत है कि किस तरह का भाव यहाँ पर, स्थायी भाव कौन सा है। तो यहाँ पर घृणा के भाव हैं और घृणा के भाव हैं, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कौन सा रस है? विभत्स रस। बाकी के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपने लिखने हैं 40 से 50 शब्दों का प्रयोग करके। करुण रस को स्पष्ट करते हुए उदाहरण लिखिए। तो करुण रस क्या होता है? जहाँ पर दुख के भाव होते हैं, शोक के भाव होते हैं। काव्य को पढ़कर या सुनकर श्रोता या पाठक के मन में जब दुख या शोक के भाव उत्पन्न होते हैं तो उसे करुण रस कहते हैं। और एक उदाहरण आपको याद करना है, तो मुझे एक उदाहरण याद आ गया, आपको भी याद होगा, अलंकार में भी आपने किया होगा। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी। फूल सी कोमल बच्ची, तो यहाँ पर उपमा अलंकार था, लेकिन इसका प्रयोग हम करुण रस के उदाहरण के रूप में भी कर सकते हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी थी। तो आप इसे पूरा लिख लीजिएगा। तो ऐसे ही जब आप परिभाषा लिखेंगे तो परिभाषा के साथ उदाहरण पूछ लिया गया है तब भी लिखना है, और नहीं पूछा गया है तब भी लिखना है। आई प्रत्यय लगाकर कोई 4 शब्द लिखिए। तो आई प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ पर लगते हैं? पीछे लगते हैं। तो पीछे लगते हैं तो आपने 4 शब्दों का निर्माण करना है। तो पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। पढ़ाई हो गई है आपकी, पढ़ जमा आई। लिखाई हो गई है, आसान है, लिखाई। चढ़ाई हो गई है, चढ़ना क्रिया से बना है, चढ़ाई हो गई है। और लड़ना क्रिया से बना है, लड़ाई। तो आसान है। आपने क्या करने हैं? 4 शब्दों का निर्माण करना है। तो इस तरीके से आपने पेपर में लिखना है। विभाव को स्पष्ट करते हुए उसके भेद पर प्रकाश डालिए। तो विभाव जो होता है वो क्या होता है? स्थायी भाव का कारण होता है। रस में जब हमारे मन के अंदर स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो स्थायी भाव को उत्पन्न करने का कारण क्या होता है? विभाव होता है। तो स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारण को, हेतु को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। और उसके भेद जो होते हैं, 2 भेद होते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं। पहला जो भेद होता है उसको आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन, आलंबन यानी कि जिसका सहारा लेकर हमारे मन में स्थायी भाव पुष्ट होते हैं। और दूसरा जो होता है वो उद्दीपन होता है। उद्दीपन होता है और अधिक प्रज्वलित करना, उद्दीपन। तो ये 2 भेद होते हैं और इनके बारे में आप विस्तार से लिख सकते हैं। आलंबन विभाव क्या होता है? जिस भाव का सहारा लेकर हमारे मन में स्थायी भाव जो होता है वो पुष्ट होता है। और उद्दीपन विभाव के कारण जो स्थायी भाव होता है वो और अधिक प्रज्वलित हो जाता है।
निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, आपने केवल तत्सम छांट कर अलग करने हैं। तो तत्सम जो शब्द है यानी कि जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। कर्ण आपका हो गया, कर्ण से क्या बनता है, कान बनता है। कर्ण आपका संस्कृत का है यानी कि तत्सम है, और कान इसका क्या हो जाएगा, तद्भव। गांव जो है वो आपका तद्भव है क्योंकि ग्राम से गांव बना है। बात क्या होता है, बात वार्ता से बना है। दंत, दंत आपका संस्कृत का है यानी कि तत्सम है, दंत, और इसका क्या होता है, तद्भव, दांत होता है। नव जो होता है वो संस्कृत में होता है, और नो आपका तद्भव है यानी कि हिंदी में होता है। मस्तक जो होता है वो माथा होता है यानी कि ये भी संस्कृत का है। श्वेत जो होता है वो सफ़ेद होता है यानी कि ये भी संस्कृत का है। और अंधेरा जो है वो भी क्या है, तद्भव है। तो यहाँ पर गांव तद्भव है, बात तद्भव है, नो भी आपका तद्भव है, और अंधेरा भी आपका तद्भव है। बाकी जो बच गए हैं दोबारा से मैं एक बार बता देती हूँ आपको ताकि स्पष्ट हो जाए। कर्ण जो है वो आपका तत्सम है, दंत जो है वो आपका तत्सम है, मस्तक तत्सम है, श्वेत तत्सम है, यानी कि ये जो शब्द हैं केवल ये 4 जो शब्द हैं ये आपके तत्सम है। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो ये परिभाषा पूछ ली गई है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, एक विशेष अर्थ वाले शब्द का निर्माण करते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं, जो पीछे लगते हैं, और इनके उदाहरण आप लिख सकते हैं। ये ग्रामर से संबंधित प्रश्न थे, और आगे जो खंड है वो आपका पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको 50 से 70 शब्दों में उत्तर लिखने हैं, और यहाँ जो आपने पाठ पढ़े हैं इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3 में, वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। आप किन 2 उदाहरणों से सिद्ध करना चाहेंगे कि बाल गोविंद भगत अपने समय के अनुरूप अधिक प्रगतिशील नजर आते हैं। तो बाल गोविंद भगत पाठ जो आप पढ़ते हैं वो कबीर को साहब मानते थे, कबीर की बातों को अपने जीवन में अपनाते थे, और पूरे के पूरे पाठ को पढ़ने के बाद वहाँ पर 2 उदाहरण आपने देने हैं। इन 2 उदाहरणों के माध्यम से आपको स्पष्ट करना है कि वो कितने प्रगतिशील थे। तो पहला उदाहरण आप लिख सकते हैं, उनके पुत्र की जब मृत्यु होती है तो वो बाकी लोगों की तरह शोक नहीं मनाते हैं, क्योंकि संसार में ये परिपाटी है, जब भी हमारे किसी अपने की मृत्यु होती है तो हम दुख मनाते हैं। लेकिन कबीरदास जी सच्चाई को जानते हैं कि आत्मा एक ना एक दिन परमात्मा से अवश्य मिलती है, तो उनके पुत्र की मृत्यु पर वो शोक नहीं मनाते हैं, बल्कि वो गीत गाते हैं, खुशी मनाते हैं। तो ये प्रगतिशील सोच का उदाहरण यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया है। दूसरा, जो उनकी पतोहू होती है, जो पुत्र वधू होती है, वो विधवा हो जाती है और वो अपने ससुर जी के साथ रहना चाहती है, उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन वो प्रगतिशील सोच का परिचय देते हुए क्या करते हैं, उसके भाई को बुलाते हैं, उसको मायके भेज देते हैं और उसके दूसरे विवाह के बारे में सुझाव देते हैं। तो ये दोनों ही उदाहरण क्या है, प्रगतिशील सोच के उदाहरण है। तो इनको विस्तार से आप लिख सकते हैं। एक वृक्ष की हत्या कविता के माध्यम से कवि किस किस को बचाने की बात करता है। तो एक वृक्ष की हत्या कविता कुंवर नारायण जी की कविता है, पहली इकाई में ही इसे शामिल किया गया है। तो कवि क्या करते हैं, कवि नदियों को बचाने की बात कर रहे हैं, जंगल को बचाने की बात कर रहे हैं, पर्यावरण को बचाने की बात कर रहे हैं, देश को बचाने की बात कर रहे हैं, और साथ में मानवता को बचाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश को देश के दुश्मनों से बचाना है, नदियों को नाला हो जाने से बचाना है, और जो हवा है उसको धुआं हो जाने से बचाना है, खाने को जहर हो जाने से बचाना है। तो ये सारी जो पंक्तियां हैं जो अंत में, कविता के अंत में आप विस्तार से पढ़ते हैं, तो उनको यहाँ पर आपने विस्तार से लिखना है। अट नहीं रही है कविता में कवि ने फागुन का मानवीकरण कैसे किया है। तो कक्षा 9वीं में आपने अलंकार पढ़े थे। अट नहीं रही है सूर्यकांत त्रिपाठी जी की कविता है जो तीसरी इकाई में आप पढ़ते हैं। तो मानवीकरण क्या होता है, जब निर्जीव वस्तुओं को या प्राकृतिक वस्तुओं को हम मानव की तरह क्रियाएं करते हुए दिखाते हैं तो वहाँ पर मानवीकरण होता है। तो फागुन का जो महीना है ये मौसम है, ऋतु है, और ये जो वसंत ऋतु का आगमन है इसको मानव के रूप में दिखाया है। और ये क्या करती है, सांस लेती है। सांस लेना, तो सांस कौन लेता है, मानव लेता है। लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा फागुन का महीना है, जो प्रकृति है वो ऐसा लग रहा है जैसे सांस ले रही है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है, पूरी तरह से सज धज गई है। तो जैसे इंसान सजता संवरता है, जैसे इंसान सांस लेता है, जैसे इंसान सुंदर दिखाई देता है, वैसे ही उसका मानवीकरण यहाँ पर किया गया है। तो ये सारी बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 21वीं सदी में भारतवर्ष के समक्ष यानी कि सामने प्रमुख चुनौतियां क्या है, यानी कि समस्याएं क्या हैं, उन चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है, अपने सुझाव दीजिए। तो भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, उसमें बहुत सारी समस्याएं लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत की हैं। तो आज के समय में 21वीं सदी में भारत के सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो आप कह सकते हैं जनसंख्या वृद्धि की समस्या आज भी है। भारतवर्ष की उन्नति में भी बताई गई है जनसंख्या वृद्धि, जिसको मृदुम शुमारी भी कहा गया है।
जनसंख्या वृद्धि की समस्या है, जनसंख्या बढ़ती हुई चली जा रही है, संसाधन कम होते चले जा रहे हैं और इसका पूरा प्रभाव हमारी प्रकृति के ऊपर पड़ रहा है और किस तरीके से हम पिछड़ते चले जा रहे हैं। साथ में हम कह सकते हैं भ्रष्टाचार की समस्या बढ़ती हुई चली जा रही है। भ्रष्टाचार क्या होता है? भ्रष्टाचार में वो सारी बातें शामिल हो जाती है जिनको सही तरीके से नहीं किया जाता, गैर कानूनी तरीके से किया जाता है, जिसमें हम दूसरों की भलाई को आगे नहीं रखते हैं बल्कि अपने फ़ायदे को हम आगे रखते हैं, देश के बारे में सोचना भूल जाते हैं। अब गरीबी की समस्या आप कह सकते हैं, अशिक्षा की समस्या आप कह सकते हैं। हालांकि सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बाल मजदूरी कर रहे हैं, जिनको उचित शिक्षा नहीं मिल रही है। बेरोजगारी की समस्या हम कह सकते हैं, जनसंख्या बढ़ती हुई चली जा रही है और रोजगार कम होते हुए चले जा रहे हैं, जिसके कारण गरीबी भी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं और इनसे निपटना कैसे है, इनसे कैसे निपटा जा सकता है, तो इनके समाधान भी आपको यहाँ पर बताने हैं। युद्ध सरदारों के न्याय को स्वीकारना मनुष्य के लिए सही क्यों नहीं माना जा सकता? सफ़ेद रात कविता के आधार पर स्पष्ट करना है। आलोक धनवा जी की सफ़ेद रात कविता इकाई 2 में आप पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि ये कैसा न्याय है जो युद्ध सरदारों ने किया है, क्योंकि युद्ध के जो सरदार होते हैं वो कभी मानव की जान बचाने के बारे में नहीं सोचते, कभी मानवता के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ युद्ध के बारे में सोचते हैं। वो बार बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिससे केवल युद्ध किया जा सके, और युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, और युद्ध कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो युद्ध सरदारों का जो न्याय है हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि युद्ध करना कभी भी किसी भी समाज या किसी भी देश की भलाई के लिए नहीं हो सकता है। हमें हमेशा अमन और शांति की बात करनी चाहिए, युद्ध के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। तो सफ़ेद रात कविता में बताया गया है किस प्रकार से युद्ध के जो सरदार होते हैं वो बार बार युद्ध करते हैं और किस तरह भोली भाली जनता, एक फिरोजी रुमाल लिए एक लड़की का एक किस्सा आता है। एक छोटी सी बच्ची का उदाहरण भी आप कविता में देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची जो फिरोजी रुमाल लिए गलियों में घूमती थी, खेलती थी, लेकिन ऐसी घटना वहाँ पर होती है, ऐसे युद्ध के भयानक परिणाम वहाँ पर दिखाई देते हैं कि कोई भी बच्चा वहाँ पर जीवित नहीं बच पाता है। तो हम उनके न्याय को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि युद्ध के सरदार केवल न्याय के रूप में युद्ध करने की सलाह देते हैं, केवल युद्ध करते हैं, लेकिन युद्ध कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। ये अंतिम खंड आप यहाँ पर देख सकते हैं, रचनात्मक लेखन से संबंधित है। तो यहाँ पर विज्ञापन आपको तैयार करना है। विज्ञापन लेखन आप 9वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, विज्ञापन लेखन के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, 9वीं कक्षा में भी आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। स्वदेशी अपनाओं से प्रभावित होकर आप चाहते हैं कि दीपोत्सव पर सभी लोग मिट्टी के दिए जलाएं। तो मिट्टी के दिए जलाने के लिए लोगों को प्रेरित करना है और एक ऐसा पोस्टर आपने बनाना है, विज्ञापन तैयार करना है। टीवी पे भी आपने देखा होगा जब दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है, टीवी पर भी आप देखते हैं दिवाली के आसपास कुछ ऐसे विज्ञापन जारी किए जाते हैं, टीवी पर दिखाए जाते हैं, जिससे लोग मिट्टी के दिए खरीदने के लिए प्रेरित हो सके। तो ऐसा ही आपने एक विज्ञापन तैयार करना है। आपके पास यहाँ पर विकल्प भी है, अगर ये नहीं करना चाहते तो अथवा करके दूसरा भी ऑप्शन है आपके पास। आप अपनी पुरानी साइकिल बेचना चाहते हैं, इसके लिए एक विज्ञापन तैयार करना है ताकि अच्छे दामों पर आप इसे बेच सके। आप अपनी पुरानी साइकिल बेचना चाहते हैं तो इसके लिए विज्ञापन तैयार करना है, तो आप अपनी साइकिल का चित्र बना सकते हैं, आप अपनी साइकिल की विशेषताओं के बारे में बता सकते हैं और साथ में आप बता सकते हैं कहाँ से कहाँ पर आकर इसे खरीदा जा सकता है, अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं और बहुत महत्वपूर्ण बातें आप अपनी साइकिल के बारे में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ये पूरा का पूरा विज्ञापन तैयार करना है और आगे आप संवाद लेखन देख सकते हैं। आगे आपने संवाद लेखन करना है। तो मध्यावधि परीक्षा इनकी मिड टर्म की परीक्षा के लिए हिंदी विषय का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में पूछने के लिए अपने मित्र रोहित से बातचीत करनी है। तो ये बिल्कुल आपकी रियल लाइफ से कनेक्टेड है, आपकी रियल लाइफ से कनेक्टेड टॉपिक है कि आपकी मिड टर्म की परीक्षाएं होने वाली हैं और आप अपने मित्र रोहित से जो सिलेबस है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या क्या आने वाला है। हो सकता है आप बीच में बीमार रहे हों या काफ़ी दिन स्कूल ना आए हों या कुछ और कारण रहा हो, तो ये कल्पना के आधार पर सोचकर एक सिचुएशन आपने मन में सोचनी है और बातचीत करनी है। 100 से 120 शब्दों में यहाँ पर आपने लिखना है और यहाँ पर भी विकल्प है, दूसरा ऑप्शन आपके पास दिया गया है, गृह कार्य में मदद करने के लिए माँ से निवेदन करते हुए, निवेदन करना इनकी रिक्वेस्ट करना, अपने और अपनी माँ के मध्य हुए संवाद को लिखिए। आपका होमवर्क पूरा नहीं हुआ है और आप अपनी माँ से मदद लेना चाहते हैं। एकेडमिक ऑनेस्टी पॉलिसी भी आप पढ़ते हैं कि किस तरीके से जिससे भी आप मदद लेते हैं तो उसका रेफरेंस आप अपने होमवर्क के नीचे लिख सकते हैं। तो अपनी माँ से मदद मांगने के लिए कैसे वो मदद कर सकती है आपने कल्पना करनी है और कल्पना के आधार पर आपने 100 से 120 शब्दों में इस संवाद को लिखना है। तो ये आप खुद ही लिखेंगे, पैटर्न आपको पता ही है। आगे आप देख सकते हैं अंतिम प्रश्न है यहाँ पर, ये निबंध लेखन है और दूसरे विकल्प में यात्रा वृत्तांत लेखन है। तो पॉलीथीन थैलियों पर अनिवार्य प्रतिबंध, प्रतिबंध होता है रोक लगाना, अनिवार्य यानी कि पूरी तरह से,
इस विषय के ऊपर 150 से 200 शब्दों में आपने निबंध लिखना है। यहाँ पर कुछ संकेत बिंदु दिए जाते हैं जो आपकी मदद करेंगे। इनको हेडिंग के तौर पर आप लिख सकते हैं। पॉलीथीन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हेडिंग बनाकर इसको विस्तार से आप स्पष्ट कीजिए। पॉलीथीन थैलियों का प्रचलन या प्रसार कितना बढ़ गया है, प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि किस तरीके से ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। सरकार और जन सामान्य का सहयोग किस तरीके से इस कार्य में लिया जा सकता है। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा ये विस्तार से लिख सकते हैं। या फिर अपने ग्रीष्म अवकाश में यानी कि गर्मी की छुट्टियों में किसी पर्वतीय क्षेत्र का भ्रमण किया है, उस यात्रा का वृत्तांत अपने शब्दों में लिखना है। अगर सच में आप अपने परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ कोई पहाड़ी इलाके में घूमने के लिए गए हैं तो अपना रियल लाइफ अनुभव आप लिख सकते हैं, और नहीं भी गए हैं तो आप कल्पना करके लिख सकते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ आप पढ़ते हैं, वहाँ पर मधु कांकरिया अपना पूरा यात्रा वृत्तांत हमारे साथ साझा करती है। तो ये इस तरीके से आपने दोनों में से एक प्रश्न को हल करना है। तो ये आपका अभ्यास प्रश्न पत्र था। आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। साथ में आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी, रूपरेखा स्पष्ट हो गई होगी कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं, किस तरीके से पेपर आता है। आपकी परीक्षाओं के लिए और आपकी भविष्य की योजनाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।